तो ब्रेक के बाद अब एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे कोविड के संदर्भ में टीकाकरण को लेकर। देश इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहा है कि तीसरी लहर के अंतर्गत देश को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जान माल की बड़ी क्षति नहीं हुई। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सार्वजनिक रूप से ये कहा कि टीकाकरण के चलते हम तीसरी लहर में सुरक्षित रह पाए। चौथी लहर की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। जरूरत है इस समय पर टीकाकरण को और प्रभावी तरीके से विस्तार दिया जाए। जरूरत है कि बूस्टर डोज के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होकर अस्पतालों की ओर रुख करें। जरूरत है इस बात की ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता का अभियान चलाकर जिन्होंने अभी तक कोई डोज नहीं लिया है उनको टीका लगाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में इस देश में एक चलन है, जब भी कोई काम हो रहा होता है कुछ लोग विघ्न संतोषी बनकर अदालत की ओर रुख ले लेते हैं। लोगों को ये टिप्पणी अखर सकती है हमारी, लेकिन जहां पर जान माल का इतना बड़ा नुकसान हो चुका हो वहां पर ऐसे कदमों के संदर्भ में प्रतिकूल टिप्पणी समय की मांग है। तो कुछ लोग अदालत पहुंच गए और इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि भाई ये जो तमाम राज्य की सरकारें हैं ये टीकाकरण को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए जो प्रतिबंध लगा रही है कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो आप इधर नहीं जा पाएंगे उधर नहीं जा पाएंगे, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कानूनी आधार पर दलील दी। देश का संविधान है, देश का कानून है। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र की वैक्सीनेशन नीति को स्वीकार करते हुए साथ में कहा कि संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत टीकाकरण को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। अब चूंकि सर्वोच्च अदालत ने ये कह दिया है तो यह तमाम राज्यों के लिए बाध्यकारी है। तमाम राज्य आज के बाद में किसी को भी बाध्य नहीं कर सकेंगे कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो आपकी इन चीज़ों को रोक दिया जाएगा। कई लोगों के वेतन रोके गए थे, कई लोगों के इंक्रीमेंट रोके गए थे। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आने वाले समय में सरकार के लिए और जनता के लिए किस प्रकार की चुनौती पेश कर सकता है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शरद जैन जी हैं, इस देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, वह भी हमारे साथ में हैं, और डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रायपुर, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब से करना चाहता हूं। मिश्रा साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस टीकाकरण के संदर्भ में स्वयं देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकारते हैं कि इस टीकाकरण ने ही हमें तीसरी लहर की मार से बचा लिया, वो टीकाकरण अनिवार्य नहीं, आप चाहे लगवाएं आप चाहे ना लगवाएं। स्वयं के संदर्भ में ये स्वतंत्रता हो सकती है, पर दूसरों को कितना जोखिम में डाल देगा ये फैसला? नहीं, बिल्कुल। ये आप हिमांशु जी जो कह रहे हैं, जी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपना ऑब्जर्वेशन कहें, रूलिंग कहें, व्हाटएवर भी में से, जी और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस तरह के निर्णय दे देता है जो उचित नहीं होते, जी और ये देखा गया है। एक केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में भी वो प्रैग्मेटिक व्यू नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल व्यू नहीं लेते हैं, और वो लॉ पे चले जाते हैं। ये लॉ पे जाने वाली बात ही नहीं है। जी ये मैं उदाहरण दूंगा। यूएसए में हेलमेट जब कंपलसरी किया गया टू व्हीलर्स पे, जी तो जगह ऐसे लोग होते हैं जैसे भारत में, यूएस में तो और ज्यादा है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट। जी तो चले गए लोग कोर्ट में कि साहब हमारी फ्रीडम पे ये आघात है कि हम हेलमेट नहीं लगाना चाहते, ये मेरी जिंदगी का प्रश्न है, इसलिए हमको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रूलिंग है कि जेंटलमैन, आपकी स्वतंत्रता होगी, लेकिन जो हम खर्चा करते हैं आपके इलाज पे वो टैक्स पेयर से आता है, जी इसलिए आप इतना स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता कि जी आप दूसरों की जीवन को उसमें संकट में डालें। जी तो ये आई थिंक जजेस के विजडम पे भी निर्भर करता है कि प्रैक्टिकल व्यू क्या लेते हैं, जी और इसको मेरे ख्याल से तो रिव्यू पिटीशन इस पे होना चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज गलत जाएगा लोगों में। जी ठीक है, कई बार सख्ती करनी पड़ती है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके अनुपालना के लिए। कोई किसी को इसमें ऐसी तो कोई बात हो नहीं गई कि आपको जेल में बंद कर दिया, जी या आपको, ये मैं समझता हूँ इसमें प्रैक्टिकल व्यू ज्यादा लेना चाहिए। लॉ की बात ये इतनी नहीं है, और लॉ की भी बात है तो वहां तक आफ्टर ऑल अगर बीमार पड़ेगा दूसरे को, एक तो संक्रमण देगा व्यक्ति जी जो, अगर उसको संक्रमण होता है। दूसरा, जब वो अस्पताल में भर्ती होगा, अगर पब्लिक हॉस्पिटल में है तो मेरा और आपका पैसा लग रहा है उसमें। जी तीसरा, अगर वो निजी अस्पताल में जा रहा है तो उसका अपना समाज, परिवार को दिक्कत में डालेगा अपना जीवन। जी
मैं समझता हूं कि एक प्रैग्मेटिक व्यू, बहुत ही एक मैच्योर व्यू लेना चाहिए था कि आपसे सख्ती हो रही है तो क्या हो गया, आपकी अगर सैलरी 2 दिन बाद मिल जाएगी तो उसमें क्या आफत आ जाएगी। तो इसलिए आप लगवा लीजिए टीका जब तो सबको मिश्रा वो साहब है। की असहमति है इस फैसले के संदर्भ में? मिश्रा साहब को लगता है कि नहीं नहीं, इसको थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत थी? मेरे साथ में शरजन साहब हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। प्रशासनिक दृष्टि से उनसे समझना चाहता हूं कि ये सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। हमने वो दृश्य देखे कि गांव में अगर लोग टीका लगाने के लिए पहुंचे तो लोग गांव छोड़कर भाग गए। कई लोगों ने इसे अपने जान के लिए खतरा बता दिया। तमाम रिपोर्ट आई रखी है कि ऐसा कोई स्थिति नहीं है। पर शरद जैन साहब, अब सरकार क्या करेगी और सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? आपका आकलन, आप जन नेता हैं। अब एक सुझाव तो ये है जी कि हम इस संदर्भ में फिर से न्यायालय में जी अपना पक्ष रखेंगे और इस बात का आग्रह करेंगे जी कि इसको आवश्यक किया जाए। जी दूसरी बात, आज की स्थिति में वास्तव में यदि देखा जाए तो टीकाकरण से आम जनता को राहत मिली है जी और बहुत जागरूकता के साथ लोगों ने जन कल्याण के काम भी किए हैं। जी उस समय जो माहौल था तो लोगों के घर में संपर्क करना, उनकी सब प्रकार की व्यवस्था करना, एक दूसरे को देखने आदमी तैयार नहीं थे। जी ऐसी स्थिति में स्वयंसेवकों ने जन कल्याण का काम किया। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति रहती है तो हम इसको जागरूकता के माध्यम से जी आम आदमी से संपर्क करके, व्यवहार पूर्वक बात करके हम इस बात का आग्रह और अपनी ओर से प्रयास करेंगे जी कि वो टीकाकरण को चलाएं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितना बड़ा काम किया है, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत मायने हैं जी और लाखों करोड़ों जानें बच गई और लोगों को इसका लाभ भी मिला है। जी तो मैं तो समझता हूँ इस मामले में न्यायालय को फिर से विचार करना चाहिए। न्यायालय को फिर से विचार करना चाहिए। शरजन साहब, इस पूरे केस के अंदर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। शीर्ष अदालत ने यह कहा कि सरकारें यह साबित करने के लिए कोई डेटा रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं कर सकी कि टीका लगाए गए लोग की तुलना में जिन्होंने टीका नहीं लगाया है वो ज्यादा वायरस फैलाते हैं या संक्रमित करते हैं लोगों को, इसलिए उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका जाना चाहिए। अदालत का कहना था कि आप केवल बात कर रहे हैं, तथ्य नहीं दे पा रहे। और यह बात कब कही है? जब देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी केस में प्रस्तुति के लिए खुद मौजूद थे। क्या आप नहीं मानते हैं कि सरकार दमदारी के साथ अपनी कही हुई बात को साबित करने में विफल रही? ये एक बड़ी चूक है, या हमने माहौल ही ऐसा बना रखा था, बाकी तथ्य था ही नहीं? नहीं, मेरा सुझाव इस मामले में फिर से प्रयास होंगे और होना चाहिए जी और लोगों में जागरूकता होना चाहिए। और जब आम जनता को, मैंने खुद देखा है जी 50 जगह में खुद गया हूँ, जी मैंने जनसंपर्क किया, लोगों से मिला भी हूँ जी और लंबी लंबी लाइन लगा के लोगों ने टीका कराया। बल्कि इस बात से लोगों ने खुद प्रयास किया कि जल्दी लग जाए, ये हो जाए, और सबको टीके लगे जी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो जागरूकता भी है जी और इस माध्यम से होना चाहिए। यदि ऐसी विषम परिस्थिति बनती है तो हम लोगों को जागरूक करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे। तो शरद जी तो दो ही बात कह रहे हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, अदालत में फिर से इस केस में याचिका डालनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव, मैं वहां पर बात करना चाहता हूं जहां पर सरकार दलील दे पाने में विफल रही। तो बतौर व्यवहारिक अनुभव आपका क्या रहा? बार बार हमारे बीच में बातचीत होती है कि भाई जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसके द्वारा संक्रमण फैलाने का खतरा ज्यादा है। ये बात हमको कई मंचों से बताई गई, कई चिकित्सकों के द्वारा बताई गई, पर जहां बतानी थी वहां पे चूक गए देश की अदालत के सामने। क्यों? कोई रिसर्च नहीं कर रहे, कोई डाटा नहीं रख रहे, केवल प्रोपोगंडा कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप लोग? हिमांशु जी, मैं बहुत एक पुरानी स्टडी को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें 2006 में लेंसेट में एक स्टडी आई थी जी कि उसमें यही कहा गया था कि हमको सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, तो हम किसी बात को मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में नहीं मानेंगे जी और उसी पे व्यंग करते हुए एक ने वो स्टडी डाली थी
कि अगर हमको यह बताना है कि एरोप्लेन से कूदते वक्त पैराशूट जरूरी है और जीवन रक्षक है, जी और इस तथ्य को अगर हमको प्रूव करना है जी तो आप 50% लोगों को बिना पैराशूट के कूदवाइए और जी 50% को पैराशूट के समेत कूदवाइए, जी और फिर देखिए, व्याख्या करिए कि तथ्य क्या बोलते हैं, 50 कौन से बच रहे हैं और कौन से नहीं बच रहे हैं। जी आज शायद हम उसी चर्चा को, उसी तथ्य को दोबारा से ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं। इसमें कहीं डाउट नहीं है कि बहुत सारे शोध, बहुत सारी जगह यह बताया, समझ में आया है कि जो लोगों ने वैक्सीन लगाई है जी वो लोगों को जान का खतरा नहीं रहा, जी उनकी जीवन रक्षा हुई है। ये हो सकता है कि हम प्रूव नहीं कर पाएंगे जिन्होंने नहीं लगाया है वो संक्रमण उतना फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं, जी लेकिन जब सामान्य बुद्धि से हम समझें जी तो हम मास्क क्यों लगा रहे हैं? मास्क इसलिए लगा रहे हैं कि हम संक्रमण ना फैलाएं। जी वैसे ही वैक्सीन एक मास्क है। अगर आप कहेंगे कि हम बिना पैराशूट के कूदना चाह रहे हैं जी क्योंकि तथ्य नहीं है, जी तो ये, इसमें मुझे कुछ खास समझाने की बात नहीं है। पर अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब आपकी चुनौती कितनी बढ़ जाएगी। पहले ही लोगों को इस बात के लिए तैयार करने में बहुत मशक्कत लग रही थी कि भाई अब वैक्सीन लगवा लो, और अब तो अदालत का आदेश भी लोगों के पास में है, कोई बंधनकारी नहीं है। आप कौन होते हैं जिद करने वाले? क्या आपको लगता है चुनौती बढ़ गई? अभी वो लोग, जो लोग पहले नहीं लगवा रहे थे, जैसे जैन साहब कह रहे थे कि हम उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो वैक्सीन लगवाएं। जी जो लोग बचे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो वही वर्ग है जो आगे भी नहीं लगवाएगा। जी अगर समझाइश होती तो स्वस्फूर्त लगवा चुके हो। जी अब आप उनको समझाइश दे के नहीं लगवा सकते हैं, और अगर वो कानून भी ऐसा बन गया है कि वो नहीं लगवाएं जी और चलेगा, तो पक्का है कि वो नहीं लगवाएंगे। तो कुल मिला के हालात खराब ही हो गए। मैं डॉक्टर अंजुम मिश्रा साहब आपके पास वापस आना चाहता हूँ। देश में इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा कि तकरीबन 180 करोड़ डोजेस दिए गए हैं, पर फिर भी तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लिया। जहां अभी बात हो रही है प्रिकॉशनरी डोज लेने की, बूस्टर डोज लेने की, वहां लोग पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेने से भी बच रहे हैं। और ऐसे में यह फैसला क्या हमें चौथी लहर की ओर तो नहीं धकेल देगा? ये डर आपके जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, इतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को तो संक्रमण हो चुका है। तीनों लहरों में मिला के अगर हम देखें जी तो हमारे काफी हद तक जनसंख्या संक्रमित हो चुकी है, जिस तरह से सीरो सर्वेज आए हैं। जी और जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया उनको प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है। जी एक बात तो ये है। दूसरा, ये भी वैज्ञानिक तौर पे शुरू में जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ था तो फ्रांस ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनको संक्रमण हो चुका है उनको केवल एक डोज दी जाएगी। जी तो वो भी वैलिड है। इसके अलावा ये बात, वैक्सीन, वैसे टीकाकरण अभी भी, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे, टीकाकरण अनिवार्य नहीं था अभी जी तक। जी अनिवार्यता नहीं थी कहीं पे भी, जी अभी तक वॉलेंटरी ही था, वॉलेंटरी ही रहेगा। जी और उसके बावजूद 188 करोड़ लोगों ने एक एक डोज तो कम से कम लगा ही ली है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे, उसके बोलने का कोई मतलब नहीं है अब इस अवस्था में। जी और इसमें मैं समझता हूं कि एविडेंस वगैरह मांगना अब ये फिजूल की बातें हैं। और इसमें जज साहब ने कोई स्टडी करी हो तो बताएं कैसे स्टडी होती है और कितनी मुश्किल होती है, आसान होती है। जी तो ये तो बेकार की बात है, और उसमें पढ़ना नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। कहा भैया ये सरकार के उस पे है, और कितने लोगों को ऐसा हुआ कि अनिवार्यता के आगे चलते उनको कोई परेशानी हुई। आम जनता तो बिल्कुल लगवा रही है लाइनों में खड़े हो करके। तो मैं समझता हूं कि इसमें, जैसे मैं कहूंगा, इसमें परिपक्वता नहीं दिखाई गई है। ये ऑब्जर्व, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता है तो नेचुरली उसको लोग मानते हैं और उसको कहते हैं, उसको उदाहरण देते हैं। तो ये इसमें मैं समझता हूँ थोड़ी परिपक्वता नहीं रही। ये ऑब्जर्वेशन कहें इसको, या रूलिंग कहें, या जो भी कुछ कहें इसको। और जिनको नहीं लगवाना है वो ना लगवाएं, वो तो अभी भी नहीं लगवा रहे और आगे भी नहीं लगवाएंगे। जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी बात कही कि आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि चौथी मंजिल से गिर के हम जीवित रहेंगे या नहीं जीवित रहेंगे, तो आधे लोगों को गिराइए, आधे लोगों को मत गिराइए, फिर देखिए कौन सी हड्डी टूटती है, कौन सा क्या होता है। तो ये बेकार की बात है कि क्या उन लोगों से फैला या नहीं फैला। अरे भाई,
अगर उसको भी स्वतः नुकसान हो रहा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया यूएस सुप्रीम कोर्ट का हेलमेट के संदर्भ में, तो उसको अगर नुकसान हो रहा है तो उसके परिवार को नुकसान, अगर वो अकेला ब्रेड विनर है, अकेला अर्नर है उस परिवार के लिए, और उसकी मृत्यु हो रही है कोविड से, और जबकि वैक्सीन के बारे में हम चाहे ये कहें फैलाते हैं कि नहीं फैलाते, लेकिन ये तो अभी कम से कम जितना एविडेंस है ये तो दिखाता है, दर्शाता है कि आपको गंभीर कोविड नहीं होगा, संभवतः आपको अस्पताल में भर्ती होने से बच सकते हैं और आईसीयू में जाने से बच सकते हैं। तो कम से कम ये 3 फायदे तो टीकाकरण के हैं। ये और 3 इस फायदे पर तो बहुत टीकाकरण के। मैं एक बात और समझना चाहता हूँ मिश्रा साहब, इसकी जो अनुमति दी गई टीकाकरण की वो इमरजेंसी अप्रूवल के अंतर्गत दी गई। आपसे जानना यह है कि एक सामान्य तौर पर इसकी स्वीकृति, इसमें कितना समय लगता है? कई लोग इसी आधार पर दलील दे रहे हैं कि ये वैसे भी जायज नहीं था, इसको तो आपातकालीन अनुमति थी, स्वाभाविक रूप से तो अभी इस पर पूरे प्रयोग हुए नहीं। बतौर चिकित्सक आपसे जानने में दिलचस्पी है कि ये जो कोविड के टीके दिए जा रहे हैं, ये सामान्य स्वीकृति जैसी बाकी बीमारियों के संदर्भ में है, कितना समय लगता है? देखिए, पहले जो टीके बनते थे उसमें 8 से 10 साल लगते थे जी। फिर प्लेटफॉर्म्स टीकाकरण बनाने के, टीके बनाने के दूसरे आए, तो उसमें समय घट के थोड़ा सा 4 से 5 वर्ष रह गया, क्योंकि इस जो प्रक्रिया है बनाने की, वो उसमें अगर आप बिल्कुल बाय द बुक फॉलो करें तो टीके आ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए पेंडेमिक एक ऐसी अवस्था थी जिसमें टीके आ पाए और उससे लाभ हुआ पूरी दुनिया में। आज जब हम बात करते हैं तो कि भाई किस तरह से लोगों ने इसमें अनुसंधान किए, नई तकनीकें आई, प्लेटफॉर्म बदले, जैसे आरएनए जो ये इनकी थी यूएस की जो दोनों वैक्सीन थी, मॉडर्ना और फाइजर वाली जो एमआरएनए वैक्सीन थी, पहली बार बनी। भारत में डीएनए वैक्सीन पहली बार बनी। तो ये प्लेटफॉर्म चेंज हुए, उससे थोड़ी सी इसमें तीव्रता आई बनाने में। और जो ट्रायल सारे हुए, फेज जो प्री क्लिनिकल ट्रायल है वो भी हुआ सेफ्टी के लिए, फिर फेज 1 भी हुआ, फेज 2 भी हुआ, फेज 3 भी हुआ। तो ये कह सकते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे जज साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्या देखा गया, ये अनुसंधान का अभी समय नहीं था पैंडेमिक में, ये आगे चल के ये भी हो जाएगा। तो ये इसमें इन्हीं चीजों को देखने के लिए समय लगता है, और उसमें समय लगने में अच्छा फिर कितने वॉलंटियर, किसने वॉलंटियर किया, क्या हमारी जुडिशरी से किसी ने वॉलंटियर किया किसी ट्रायल में भर्ती होने के लिए? मैंने तो ट्रायल में अपने को उपस्थित किया, खुद को ही अपना लगवाया था। ये बड़े सारे प्रश्न हैं इसमें, और ये कहना बहुत आसान है कि आपने कोई डेटा नहीं दिया। डेटा जनरेट करना इतना आसान नहीं होता, ये पता होना चाहिए जज साहब को। तो कुल मिलाकर मिश्रा साहब की तो बतौर चिकित्सक बहुत नाराजगी है आज की इस रूलिंग को लेकर। उन्हें लगता है कि जिन परिस्थितियों से चिकित्सा जगत जूझ रहा है उसमें इस प्रकार के सवालों से वो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होगी, जिस लड़ाई के बूते भारत अभी मजबूत स्थिति में खड़ा है। मैं शरजन साहब आपसे बतौर जन नेता आपसे समझना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये फैसला टीकाकरण अभियान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने की हिमायत आप करेंगे? मेरा कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आज भी इस बात को कह रहे हैं कि आम आदमी को टीका लगाना चाहिए, और शासकीय टारगेट भी है, और यह अभियान तो मेरी समझ में चालू रहेगा। और एक जो बहुत अच्छी बात अभी अपने बीच में आई है जो पैरासूट वाला उदाहरण आया है, तो क्या इस प्रकार के ट्रायल होने चाहिए क्या? अरे आदमी जब बीमार होता है तो प्रारंभिक काम उसके आंसू पहुंचने का होता है, बाकी बातें बाद में होती हैं, फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। तो मेरा सोचना तो ये है कि कोर्ट को भी इस मामले में विचार करना चाहिए, और हम भी, सरकार भी इस मामले को व्यवहारिकता के आधार पर आम जनता में जागरूकता फैलाकर इस कार्य को निरंतर चालू रखेगी। तो लगातार इस चीज को चालू रखें। मैं आखिरी बातचीत के लिए डॉक्टर स्मिथ आपके पास आना चाहता हूं, एक आंकड़े के संदर्भ में बात और दूसरे आपके व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने आंकड़े उपलब्ध कराए अदालत को। भारत सरकार ने यह बताया कि हमने कोरोना की वैक्सीन के तहत अब तक 180 करोड़ डोज देश की जनता को लगा दी है,
और इन 180 करोड़ डोज के अगेंस्ट में 12 मार्च तक कुल 77,314 प्रतिकूल घटनाएं सामने आई, जिसमें टीके का कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को आया। प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो ये 0.004 है। आप तो काफी बड़े रिसर्चर हैं, आपकी तो दिलचस्पी ही रिसर्च में रहती है इलाज के साथ साथ। कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना डराने वाला आंकड़ा है ये जो 0.004 है। 180 करोड़ में 77,314 प्रतिकूल प्रभाव। ये प्रतिकूल प्रभाव है, मौतें नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं, जिस कोविड में आधिकारिक रूप से 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं देश में, आंकड़ा गैर आधिकारिक लाखों के संदर्भ में कई गुना है। वहां पर ये 77,314 का आंकड़ा कितना डरा रहा है आपको? कितने आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ये आंकड़ा देखकर, और आपको लग रहा है कि गलत हुआ देश में? हिमांशु जी, मेरा तो इससे बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जो राज्य की एडवर्स इफेक्ट कमेटी जो है इंजेक्शंस के लिए जी, उसका भी मैं एडवाइजर हूँ, उसका भी पार्ट हूँ। तो यहाँ भी यह है, जो ज्यादातर जो एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं वो लोगों को जैसे इंजेक्शन लगने के बाद में गश खा गए हैं, या बहुत सारे स्कूल के बच्चों को जिनको इकट्ठे लगा वो सारे के सारे गश खा गए हैं, और डेथ के मामले लगभग नगण्य जी। इसमें बहुत क्लियर है, जो हमको इसमें रिस्क टू बेनिफिट रेशियो है वो जी। जो इंजेक्शन से अगर कोई दुष्प्रभाव है भी तो बहुत ही नगण्य। आप इतने करोड़ टीके लगने के बाद में अब इसको कोई जो है ना अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं है कि टीके सेफ हैं जी। और ये भी हमको समझना है कि हमारे को प्रतिरोधी क्षमता जो है वो 2 प्रकार से मिलेगी, या तो हम बीमार होके पाएंगे या हम टीका लगवा के पाएंगे। तो बतौर चिकित्सक आपकी एडवाइस क्या होगी? बीमार होके हम प्रतिरोधक क्षमता पाएं या टीके के माध्यम से सुरक्षित हो जाए? आखिरी सवाल इसमें जी। ये तो इसमें कोई वही सामान्य बुद्धि की बात है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि टीका जो है बहुत सस्ता है। बीमार होने से बीमारी में हमने देखा दूसरी लहर में कितना नुकसान हुआ। तो अब इसमें जो आप कह रहे हैं कि ये सामान्य बुद्धि की बात है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष बुद्धि की जरूरत होती है। तो इसलिए विशेष बुद्धि के तहत ही सवाल है। इस देश में बड़ी संख्या से आप स्वयं रूबरू होते हैं जो ये बताते हैं टीका बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। इसलिए आपसे ये सवाल है कि बतौर वरिष्ठ चिकित्सक आपका परामर्श क्या है? वर्तमान आदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव की राय है? छोड़ो ना, कहाँ चक्कर में पड़े हो, वैसे भी अब लहर वहर सब गुजर गई, सब कुछ ठीक हो गया है, या अभी भी आपका कहना है कुछ ठीक नहीं हुआ है? जिसने नहीं लगवाया तुरंत लगवाए, जिसका बचा हुआ है वो लगवाए, जिसके ज्यादा लोगों से संपर्क में रहने की आदत है वो बूस्टर डोज भी लगवाए। स्मिथ श्रीवास्तव की बतौर चिकित्सक सीधी सलाह। बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको टीका लगवाना है जी। बीमार होके प्रतिरोधी क्षमता पाना गलत है जी। और जो नहीं लगवाएगा वो वल्नरेबल रहेगा, वो उसको बीमारी होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी जी। और गंभीर होने की भी रह सकती है। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म में पहुंचे तो अदालत ने भले ही टीका को बाध्यकारी करने से इनकार किया है, किसी की भी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान के इस प्रावधान के तहत अदालत की अपनी बाध्यता थी। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की भावना का सम्मान करते हुए निर्देश दिया है, ये रूलिंग दी है। लेकिन व्यावहारिकता का तकाजा यह है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और समाज को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कृपा करके टीका लगवाने के संदर्भ में कोई भी प्रकार का भ्रम मत रखिए। जितनी जल्दी हो अपना टीका लगवाइए। तो उम्मीद करते हैं कि लोग अदालत के फैसले के चलते टीके को टालने के स्थान पर तत्पर होंगे कि हम तो अपना टीका जरूर लगवाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रासंगिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो लोग टीके के संदर्भ में डरते हैं, टीके को लेकर आशंकित रहते हैं, उनके लिए हमारा आज का शेर ये कहता है कि बहादुर बन के जिंदा रहे अगर जिंदों में रहना है, कि बहादुर बन के जिंदा रहे अगर जिंदों में रहना है, कि बुज़दिल के लिए हर हर कदम पर मौत आती है। अमित जालंधरी ने जो ये शेर कहा था वो कुल मिलाकर हौसले के लिए है। अगर आप में हौसला है तो दमखम के साथ रहिए, डर डर के रहना है तो मौत तो आ ही जाएगी। तो मौत
कोरोना के चलते चाहिए या टीके के बदौलत अपने आप को आप अपनों के बीच में जिंदा रखना चाहते हैं, तय खुद कीजिए। बहरहाल अब मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा बड़ा।